मैसेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोधुली भाग 2 कक्षा 10 के लिए गोधुली जो हिंदी के रूप में है, आज हम लोग हिंदी में गद्यखंड के जो चौथा अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध के रूप में है, जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आज हम लोग खासकर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो स्क्रीन पर पहले से मौजूद है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भावात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा ललित और चौथा विवेचनात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ललित। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? ललित है। जैसा कि मैं प्रिय पाठकगण बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध हैं या भाषण हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि ललित निबंध ही हैं। तो चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जो इस प्रकार है देखते हैं। जो कहते हैं लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मनुष्यता का, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्य का, तीसरा ऑप्शन है पाशवी का और चौथा ऑप्शन है सभ्यता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर भी दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। मैं बार बार नहीं बोलूं कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमको खुद थोड़ा बुरा लगता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो और हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप तो कम से कम सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही लोग को पहुंचे। तो चलिए इस प्रश्न का देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाशवी वृत्ति के। कहते हैं प्रश्न को मैं पुनः दोहरा दूं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1904 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नागरी लिपि, दूसरा ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक नाखून क्यों बढ़ते हैं कहानी नहीं पढ़े हैं, अर्थात ललित निबंध अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग, तो सबसे पहले इसी चैनल पर जाकर आप लोग कहानी भी पढ़ लें, ताकि आपका जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आसानी से बन सकें। तो इसलिए कि अगर आप लोग को और भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप लोग इसी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1979 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1985 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1979 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वैचारिक निबंध, दूसरा ऑप्शन है
शोधपरक निबंध, और तीसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंध, और चौथा ऑप्शन है ललित निबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ललित निबंध। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, और तीसरा ऑप्शन है निबंध, चौथा ऑप्शन है नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपन्यास। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। द्विवेदी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है कुमारन आसान, और तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, और चौथा ऑप्शन है साहित्य अकादमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्य अकादमी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जंगली जीवन, दूसरा शिक्षित जीवन, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षित जीवन, और चौथा ऑप्शन है अविकसित जीवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जंगली जीवन। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? जब मनुष्य जंगली जीवन में व्यतीत करते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे? अर्थात राक्षसों के पास क्या नहीं थे? तो अगला प्रश्न से पहले असुरों के पास नहीं थे। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है विद्याएं, दूसरा शक्ति, तीसरा ऑप्शन है युद्ध कौशल, चौथा ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। अर्थात राक्षस के पास कौन चीज़ नहीं थे? विद्याएं तो थे। तो आप लोग शायद इस प्रश्न का सही उत्तर मन में सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहे के अस्त्र। असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, जिसके कारण असुर अर्थात राक्षस हार जाते थे देवता लोक से। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नकधर पर पुरुष अर्थात नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है स्वयं पर, दूसरा ऑप्शन है देवताओं पर, तीसरा ऑप्शन है पाषाण अस्त्र पर, और चौथा ऑप्शन है एटम बम पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एटम बम पर। आजकल नकधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा कर आगे की ओर चल पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दयनीय, दूसरा ऑप्शन है बहादुर, तीसरा ऑप्शन है अल्पभाषी, और चौथा ऑप्शन है मृदुभाषी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची एक ऋषि मुनि थे। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा ऑप्शन है इंद्र का वज्र, तीसरा ऑप्शन है तलवार, और चौथा ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंद्र का वज्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वात्स्यायन, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है गुणाकार मूले, और चौथा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वात्स्यायन। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अपनी रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है सुंदर लगने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कुरूप लगने के लिए, और चौथा ऑप्शन है दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपनी रक्षा के लिए। पहले के मनुष्य नाखून अपनी रक्षा करने के लिए बढ़ाते थे। तो हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रश्न
को जो अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 16 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 19 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 17 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, दूसरा ऑप्शन है स्वाधीनता और तीसरा ऑप्शन है डिपेंडेंट और चौथा ऑप्शन है सेल्फ डिपेंडेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेल्फ डिपेंडेंस। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है राधेश्याम मुनि, दूसरा ऑप्शन है नारद मुनि और तीसरा ऑप्शन है दधीची मुनि और चौथा ऑप्शन है कपिल मुनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दधीची मुनि। देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि से बना हुआ है? दधीची मुनि के वज्र से बना हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कल्पलता किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है गुणाकार मूले, तीसरा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1000 वर्ष पहले का, दूसरा ऑप्शन है 2000 वर्ष पहले का, तीसरा ऑप्शन है 500 वर्ष पहले का और चौथा ऑप्शन है 200 वर्ष पहले का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2000 वर्ष पहले का, जिस समय में भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, देश की आज़ादी के लिए द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? अर्थात फिर से मैं प्रश्न को दोहरा दूं, देश की आज़ादी के लिए द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पराधीनता के लिए, दूसरा स्वाधीनता के लिए और तीसरा ऑप्शन है उन्मुक्त के लिए और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वाधीनता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कौन नाखून को जिलाए जा रही है? अर्थात कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा राक्षस, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति, चौथा ऑप्शन है पशु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रकृति। मनुष्य तो सोचते हैं कि नाखून को काट दें, लेकिन तब पर भी नाखून निर्लज की भांति पुनः उग जाती हैं। इसी कारण प्रकृति सोचते हैं कि नाखून को जिंदा ही रखें। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है बालकृष्ण गोखले के, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल के, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी के और चौथा ऑप्शन है कृष्णचंद्र गांधी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी के। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में लेखक ने अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महात्मा गांधी का ही जिक्र किया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सहानुभूति, दूसरा ऑप्शन है असमानता, तीसरा ऑप्शन है स्वार्थ और चौथा ऑप्शन है भौतिक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहानुभूति। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक आत्मगौरव, दूसरा ऑप्शन है स्वाधीनता, तीसरा ऑप्शन है देशभक्ति और चौथा ऑप्शन है देवत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सांस्कृतिक आत्मगौरव। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं नलिन लिखा हूँ यहाँ पर, लेकिन नलिन का पूरा विस्तारित नाम नलिनी विलोचन शर्मा है।
जगह कम रहने कारण मेरे प्रिय पाठकगण सिर्फ हम नलिन लिखे हैं, आप नलिन को पूरा नलिन विलोचन शर्मा समझे और हजारी प्रसाद को हजारी प्रसाद द्विवेदी समझे। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पशुवादी, दूसरा ऑप्शन है मानववादी, तीसरा ऑप्शन है देववादी, चौथा ऑप्शन है दानववादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन है माटी की मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है वानभट्ट की आत्मकथा और चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। अर्थात नाखून क्यों बढ़ते ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज किसको कहा है, अर्थात निर्लज अपराधी किसे कहा है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नाखून को, दूसरा चोर को, तीसरा डाकू को और चौथा ऑप्शन है बदमाश को। मेरी प्रिय पाठकगण, अगर आप लोग ये ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेंगे कि चार ऑप्शन में से कौन है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सोचेंगे कि आप चोर भी हो सकता है, बदमाश भी। लेकिन कहानी के अर्थात ललित निबंध के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है नाखून को। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है शास्त्र और चौथा ऑप्शन है पुराण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुराण। महाभारत क्या है, पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गोरे देश के, दूसरा केकई देश के, तीसरा नेपाल के और चौथा ऑप्शन है गांधार के। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं गोरे देश के लोग बड़े नख को पसंद करते थे। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा नेपाल में, चौथा जापान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान में। मेरे प्रिय पाठकगण, आप तो हिरोशिमा के बारे में निश्चित रूप से परिचित होंगे क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर ही शहर में ही बम गिराए गए थे। तो यह सब जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। आप एक कविता भी पढ़ेंगे हिरोशिमा के बारे में, उसमें विस्तृत रूप से जानकारी आपको प्राप्त होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दक्षिणात्य अर्थात दक्षिण के व्यक्ति, दूसरा पूर्वोत्तर और तीसरा ऑप्शन है मालव और चौथा ऑप्शन है मध्य देशीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दाक्षिणात्य। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है बंदरिया, तीसरा ऑप्शन है भालू और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, देवताओं का राजा से किनके संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है महादेव को, दूसरा विष्णु को, तीसरा ऑप्शन है इंद्र को, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंद्र को। कहाँ अर्थात ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते के अनुसार से देवताओं का राजा इंद्र को माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, नख किसका प्रतीक है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मानवता को, दूसरा पशुता को, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पशुता को। नख अर्थात नाखून किसका प्रतीक है, पशुता का। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है,
पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है नलिनी लोचन शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दिनकर की, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, चौथा ऑप्शन है गुणाकार मूल्य की। इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इस तरह से नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सभी समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, तो इस कारण आप लोग बेल आइकन को भी दबा लें। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।